सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक देख रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, जिसमें हमने 0, 30, 45, 60 और 90 के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक पूरी वैल्यूज़ हमने कैसे निकालना है वो हमने देखा है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जिसकी मदद से आपको सामने पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट फार्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कैसा आता है देखो, साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर। सो लेट्स सी कि ये है थीटा, सो इट विल बी अपोजिट, दिस विल बी adjacent and this will be hypotenuse. So these are the 3 sides. So put this ratio in this formula. So sin square theta के जगह पे आपको क्या रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या होगा, अपोजिट का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस रखना है। मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, आप ये लीजिए LHS, आपको LHS लेना है। मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ कर रहा हूँ। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर नीचे में कॉमन आ जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता था, सी स्क्वायर। ए के जगह पे अपोजिट रखा, बी के जगह पे एडजेसेंट रखा, तो और सी के जगह पे मैंने क्या रख दिया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर विच कम्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या, RHS, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला का ये प्रूफ होता है। समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लो बस। अभी ये अगर समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके ही ऊपर से और 2 फार्मूलेज हमने डिराइव करने, क्या करने हैं, और 2 फार्मूलेज हमें डिराइव करने हैं। अब देखिए क्या रखना है अभी आपको, सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। इसको तो मैंने प्रूफ कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइडिंग both sides with respect to sin theta, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करना है, बोथ साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दैट्स योर सेकंड फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स, जो इसमें से ही डिराइव हुआ है। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो आप थर्ड फार्मूला जो है वो अपने आप डिराइव कर सकते हो। तो थर्ड फार्मूला क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, मैंने किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर से। अब मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, यानी कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो दैट्स योर थर्ड फार्मूला माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से मैंने ये फार्मूला निकाला, इसमें से ही डिवाइड करके साइन स्क्वायर थीटा को ये फार्मूला निकाला, इसको ही डिवाइड करके कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने ये फार्मूला निकाला। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स मेरे 3 अनमोल रतन जो ट्रिग्नोमेट्री के है, जो किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो इस पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, कॉस थीटा, और फिर प्रूफ या सॉल्यूशन। तो क्या लिखना है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 3/5 मतलब 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 9/25 क्यों लिखा, अच्छे से देखो, क्योंकि यहाँ पे 3/5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हम लोग लिखेंगे। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, राइट। फिर यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इधर चले जाएगा तो 25 माइनस 9/25। सो कॉस स्क्वायर थीटा 25 माइनस 9 कितना आएगा, 25 में से 9 हटाओ 16/25। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16/20। अंडर रूट कहाँ से आ गया, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर में क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड दैट्स योर सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इधर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 क्या करेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। अभी क्या दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। वाइफ क्या बोल रही है, 5/3, तो साइन क्या बोलेगा, 3/5। हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। अब साइन आ गया तो इसके पहले मैंने जैसे सॉल्व किया था कॉस थीटा के लिए, वैसे आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर आपको बेसिक रिलेशनशिप्स इनके बीच में अगर आपको पता होंगे तो आप किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूलाज मैं और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूलाज कौन से हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, tan theta is equal to sin upon cos is equal to क्या हो जाएगा, opposite upon adjacent। तो इसके रिलेटिव मतलब हस्बैंड वाइफ, तो इसकी वाइफ कौन, कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू h/o, सेक थीटा इज इक्वल टू h/a, और कॉट थीटा इक्वल टू, ये साइन अपॉन कॉस है तो ये कॉस अपॉन साइन, और क्या हो जाएगा, a/o। फिर उसके बाद मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कुछ आपने 10th में पढ़ा है क्या, हाँ, और एक फॉर्मूला पढ़ा है जो हम लोग बोलते हैं 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। कौन से, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, ये इसका ये होता है तो इसका ये होगा तो sin थीटा। फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, सॉरी tan थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट हमने फिजिक्स में अब तक क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है, और फिर हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में बेसिक फ़र्क क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स, कि डिस्टेंस यानी सिंपल मेजरमेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट भी है विथ डायरेक्शन भी है। तो इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को हमेशा, आपने बुक में पढ़ा होगा कि इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलता और इसको मैं स्केलर क्वांटिटी बोलता। वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और स्केलर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी नंबर। जैसे डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो ये क्या है, डिस्टेंस। बट वेक्टर कैसा रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा 30 किलोमीटर और दिया रहेगा नॉर्थ, मतलब 30 किलोमीटर नॉर्थ में अगर मुझे जाना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, और 30 किलोमीटर कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं उसको डिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो ये बेसिक रीज़न होता है इन दोनों के बीच में। फिर मैंने देखा स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी मीटर पर सेकेंड, ये भी है मीटर पर सेकेंड। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये है स्केलर, ये है वेक्टर। वेक्टर यानी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो इसके पास डायरेक्शन आ गई, इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड जब भी मैं बोलूँगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और जब भी मैं वेलोसिटी बोलूँगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन आपको पढ़ के देखना है, एक्सेलरेशन होता क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं वेलोसिटी क्या बोलता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, so that's my velocity. So what I will say, acceleration is change in velocity upon time. So that's the difference between velocity and acceleration. So इसको मैं मीटर पर सेकेंड में लेता हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की इसमें ऑलरेडी एक सेकेंड है, उसको और टाइम से डिवाइड किया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स से यूनिट्स लिखे तो मार्क्स, नहीं तो कुछ भी नहीं। यूनिट
आपको ये दर्शाएगा कि आप स्पीड ले रहे हो, वेलोसिटी ले रहे हो, कि एक्सेलरेशन ले रहे हो, कि टेंशन ले रहे हो, कि फोर्स ले रहे हो, कि सेंट्रिपिटल फोर्स ले रहे हो, कि ग्रेविटेशन ले रहे हो। इट कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट क्वांटिटी यू आर टेकिंग इन कैलकुलेशन। अगर आपने यूनिट प्रॉपर लिखा होगा, जैसे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है 11th का वो है यूनिट एंड डायमेंशन, जो हम लोग 2 सितंबर से चालू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर 11th आई जस्ट वांट टू क्लियर योर ऑल ऑफ योर डाउट्स विच केम इन योर माइंड ड्यूरिंग 10th स्टैंडर्ड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो इसी बेसिस के ऊपर में हमने कुछ 3 फॉर्मूलेज अब तक पढ़े। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड हमने पढ़ा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड मैंने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, v यानी क्या? v यानी होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u यानी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। फिर a यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन। इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशन रहता है क्या? नहीं रहता माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी रहेगी तभी एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन इनिशियल और फाइनल नहीं होता है, या तो एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन का अपोजिट डिसिलरेशन भी होता है। डिसिलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन यानी स्पीड बढ़ना, डिसिलरेशन यानी स्पीड कम होना। जब भी आप गाड़ी चलाते हो, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, जब आप एक्सेलरेट कांस्टेंट कर देते हो तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिसिलरेशन बोलता हूँ। देन माय डियर फ्रेंड्स, एस यानी होगा डिस्टेंस, या मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी एनीथिंग। हमने कुछ प्रॉब्लम भी किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। फिर टी यानी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? टाइम। सिंपल। तो हर एक की यूनिट भी देख लेते हैं। वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन डिसिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस यानी डिस्प्लेसमेंट क्या क्या वो मीटर में ही रहेगा। टी यानी टाइम यानी सेकंड्स। तो ये माय डियर फ्रेंड्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें पूरा अपना फिजिक्स डिपेंड करता है, जिसमें हमारी पूरी दुनिया डिपेंड करती है इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो बना कैसे है। बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बनाया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? फिर से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दैट्स योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आ गया। फिर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? a इंटू टी, तो इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया? u प्लस ए टी। सो दैट्स योर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। तो इस पर हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे। तो प्रॉब्लम है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू 80 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स गिवन लिखना है। ये हमेशा आपको ये आदत होनी चाहिए। गिवन लिखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ तक जा रही? 80 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। और क्या फाइंड करना है? टू फाइंड इज एक्सेलरेशन। तो ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v दिया है क्या? 80, u कितना? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी 0, टाइम कितना? 10, तो ये कितना मिला? 8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना सिंपल और चिल्लर प्रॉब्लम आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया, एक्सेलरेशन यानी बहुत सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकंड्स। क्या फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, मतलब एस निकालना है। कार मूविंग मतलब कार अभी चल रही है, मतलब यू दिया है, यू कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड्स। तो कम्स टू रेस्ट यानी ब्रेक दबा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी आप चल रहे हो, रुक जाओगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर टाइम कितना बोला है 5 सेकेंड्स। ठीक है, क्या निकालना है, एस निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा कौन सा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दिया है वो टिक करो। v दिया है, u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो इससे क्या मिल जाएगा a। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v के जगह पे 0 इधर लिख लेते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v के जगह पे 0, यहाँ पे 100 प्लस a इंटू टी। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 100 इधर माइनस 100, तो ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है, जब ब्रेक मारते हैं हम लोग तब गाड़ी डिसिलरेट होती है। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है जब हम लोग ब्रेक दबा रहे तो गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, डिसिलरेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कार इज डिसिलरेटिंग। ठीक है, इतना आ गया। फिर अब देखो, अभी a पता चल गया, s निकालना है, s हमको निकालना है, u दिया, t दिया, a अभी मिल गया, t भी दिया, मतलब s मिल जाएगा डायरेक्ट में। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट s निकालता हूँ। तो s इज इक्वल टू u कितना है 100 इंटू 5, फिर a कितना मिला -20, तो प्लस हाफ इंटू -20 इंटू t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना मिल जाएगा 500, ये 2 से इधर -10, तो -10 इंटू 25 कितना मिलेगा -250, तो ये कितना मिलेगा 250 मीटर। मतलब कार ने जब इतनी स्पीड में चलाया तो जब उसने ब्रेक दबाया तो कितने देर के बाद रुकी, 5 सेकंड के बाद रुकी, और कितना चल के रुकी है वो 250 मीटर के ऊपर में रुकी है। तो आपको सिमिलर इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपको अपने शीट में सॉल्व करने हैं, जो मैं अभी आपको 12 बजे भेजूंगा। तो लेट्स मीट टुमारो। हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले अपन ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसका जो बेसिक कंसेप्ट था हाइड्रोकार्बन, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। ठीक है, तो वही जो अपना हाइड्रोकार्बन है वो 2 कैटेगरी में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अभी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपने को क्या पढ़ना है,
तो जो 11th और 12th में जो बेसिक है आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है उसमें आपको पूरा ये जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्किन और अल्काइन पूरा पढ़ना है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आपका कौन सा आता है, क्या एग्जाम्पल है, अल्केन का। या फिर उसके अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। वैसी सेम डेफिनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की है, यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन एटम्स हैविंग द डबल बॉन्ड विद द अनदर कार्बन एटम। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की, कैटनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कार्बन के कंपाउंड के साथ में सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। व्हेन कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो इसको ही क्या कहते हैं, मतलब अल्केन को क्या कहेंगे, यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहोगे आप, अल्केन कहेंगे, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या कहोगे आप, अल्कीन कहेंगे, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, लास्ट में सफिक्स में क्या लिखा है अपन ने, EN, और कार्बन कार्बन हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड उसको क्या कहोगे आप, अल्काइन कहोगे। ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटनेशन अगेन दिस कार्बन कंपाउंड शोइंग द स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो भी चेन कार्बन कंपाउंड क्या करता है, शो करता है। किसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, कैटनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। कल अपन ने क्या देखा था, सिंपल अल्केन का जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर है उसको देखा था। आज अपने को पूरा ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन और रिंग चेन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अल्केन को तो अपन ने लिख लिया। अगेन कार्बन कितने बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है, 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है, या फिर कार्बन की वैलेंसी क्या रहती है, 4 रहती है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, पहले ही ऑलरेडी इसके पास में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, सेकंड दे दिया, थर्ड और फोर्थ, वैसे यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे पहले ऑलरेडी 1 2 3। तो ये जो है अपने को बहुत सारे ऐसे अल्केन के क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल मिलते हैं। और वी आर गेटिंग अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। तो क्या जनरल फार्मूला मिलेगा अपने को अल्केन का, CnH2n+2, ओके। और ऐसे अल्केन के बहुत सारे, बहुत ही सिंपल अल्केन किसको कहोगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, उसको क्या कहोगे आप, अल्केन कहेगा। और ऐसे बहुत सारे अपने को अल्केन के क्या मिलते हैं, एग्जांपल। तो स्मॉलेस्ट कौन सा एग्जाम्पल है अल्केन का, मीथेन। देन यदि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते, मतलब यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना था, 1 था। यदि कार्बन n = 2 पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे अपने को, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन किसके मिलेंगे, अल्केन के। अल्केन क्या है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो सेकंड एग्जाम्पल, इफ यू पुटिंग n = 2 देन वी आर गेटिंग अ C2H6 देन C3H8। तो ऐसे बहुत सारे अपने को क्या मिलते हैं, डिफरेंट अल्केन के एग्जाम्पल मिलते, ठीक है। सेम थिंग अनसैचुरेटेड में अपन ने क्या लिखा, अल्कीन। देखो स्पेलिंग यहाँ पे आपको सफिक्स में क्या लिखना है, ANE लिखना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन को क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे आप, अल्कीन कहेंगे। अगेन वी आर गेटिंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम वी आर गेटिंग अ टू मेनी डिफरेंट अल्किन कंपाउंड। तो कार्बन कार्बन एक तो लिख ले, तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है अपने को, CnH2n। यहाँ पे +2 नहीं लगाना है। अगेन वी पुट द सेम नंबर ऑफ, इफ वी पुट द n = 2 देन क्या मिलेगा अपने को, C2H4। इफ वी पुटिंग द n = 3 देन क्या मिलेगा अपने को, C3H6। तो ऐसे क्या मिलेगा अपने को, डिफरेंट क्या मिलेंगे, अल्किन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वैसे ही अपने को क्या मिलता है, यदि कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगेन वी आर गेटिंग अ विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दैट इज द अल्काइन। मतलब सफिक्स में क्या लगाना है आपको, YNE लगाना है। वी आर गेटिंग अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, दैट इज द CnH2n-2। और यहाँ पे जो अल्किन और अल्काइन, यहाँ पे अपने को कम से कम कार्बन के नंबर मोर देन 2 से 2 या फिर मोर देन 2 से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगेन इफ यू पुटिंग द n = 2 तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H, 2 × 2 4 - 2 दैट इज 2। तो क्या मिलेगा अपने को, C2H2। अगेन इफ यू पुटिंग द n = 3 वी आर गेटिंग द C3H4। तो ऐसे अपने को अनगिनत अल्काइन के भी क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड मिलेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि
ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो अपने को क्या मिलती है, स्ट्रेट चेन मिलती है। देन क्या मिलता है अपने को, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन और रिंग स्ट्रक्चर, उसके अपने को क्या देखने, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी देखने। यहाँ पे क्लियर है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो ऐसे अपने को बहुत सारे क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल इसको अपन सेटिस्फाइड करके थोड़ा देख लेते हैं, है ना। कार्बन की वैलेंसी, इसके पहले भी मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताया था आपको, एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके दिया था इथिन का। तो इथिन का जब एग्जाम्पल अपन लेते तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन अल्कीन क्या कहते हैं अपन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसको अल्कीन कहते हैं, तो डबल बॉन्ड दे दीजिए। फिर बचा क्या, इस कार्बन को सेटिस्फाइड करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। मतलब आपका जो कार्बन कंपाउंड है या फिर कार्बन एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड से 4 वैलेंसी से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। यदि आपको पूछते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यू कैन इजीली काउंट दैट हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो कौन से 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके इथिन में स्पेलिंग देख लीजिए, इथ और सफिक्स का लिखना ENE। इथिन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 5 है। और ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 से सेटिस्फाइड है, और ये भी 1 2 3 4 से क्या है, सेटिस्फाइड है। मतलब आपका जो अल्किन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने लास्ट टाइम मतलब कल तक लिया था। उसके आगे चलते हैं, क्या देखना है अपने को, स्ट्रेट चेन देखना है। स्ट्रेट चेन में अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थोड़ा पहले समझा के लेते, देन उसके बाद में उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और उसको अपन IBC नेम या फिर कौन से नॉमेनक्लेचर से जाने जाते हैं वो पहले स्ट्रेट चेन का अपन समझा के ले लेते। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और नेम। क्योंकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या देखना अपने को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन के भी अपने को एग्जाम्पल देखने। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अल्केन का। तो अल्केन में आपको क्या लिखना है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। ओके, लिख लिया। फिर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगेन ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन कार्बन कंपाउंड शो द आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म मीन्स आइसो मीन्स सेम, or if we see the definition of isomerism, compound having a same molecular formula but different structure, मतलब जिस कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही दिखेगा अपने को, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले ये समझा के लेते हैं स्ट्रेट चेन क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेट चेन, इसके स्ट्रेट चेन में अपन ये जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसमें अपन स्ट्रेट चेन भी देख सकते हैं और ब्रांच चेन भी देख सकते हैं, वो समझा के लेते हैं। और नेम जो थी सिंपल सिंपल, अगेन पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। मतलब आपका जो कार्बन का कंपाउंड है वो सिंगल, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, कौन सा है, मीथेन है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहेगा, इस कार्बन को कितने बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर दो, 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर दो, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा इसका, CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 है, इसलिए इसका नेम क्या आएगा, 1 के लिए अपन मिथ क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं मिथ, और सफिक्स में क्या है आपका सैचुरेटेड, और सफिक्स में क्या लिखा अपन, ANE, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, ANE। मतलब आपको इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 देन 101% द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथ ना। और अपने को भी क्या देखना है कि कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल है कि ट्रिपल है। डबल है तो क्या सफिक्स लिखते हैं अपन, ENE,
और ट्रिपल है तो क्या सफिक्स लिखते हैं अपन YN, तो वो हमेशा ध्यान में रखना। तो अपन सिंपल क्या देख रहे हैं अभी, सैचुरेटेड का स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का एग्जांपल अपन देख रहे थे। यहाँ पे हो गया आपका सेकंड, देखो स्ट्रेट चेन मतलब स्केलेटन जैसे स्ट्रक्चर रहता है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन मतलब वन कार्बन अटैच टू द नेक्स्ट कार्बन एटम, दिस नेक्स्ट कार्बन एटम अटैच टू द अगेन नेक्स्ट, तो ऐसे अपने को क्या मिलता है, स्केलेटन मिलता है। एंड हाइड्रोजन एटम विच कैन बी अटैच टू दैट स्ट्रेट चेन ऑफ दैट कार्बन एटम, मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे इसके आगे पीछे, आगे मतलब पेरीफेरी या फिर उसको क्या कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेट लाइन पे अटैच रहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या कहेंगे स्ट्रेट चेन कहेंगे। ठीक है, ब्रांच चेन का भी अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो कार्बन है, फिर से उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑलरेडी इस कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको पहले कार्बन को कितने बॉन्ड से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अपने को, 3 बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर दो, मतलब क्या एग्जांपल मिलेगा अपने को, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो क्या मिला अपने को C2H6। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मिलेगा अपने को C2H6। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2 है, तो 2 है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे इथ। कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपन क्या सफिक्स लगाएंगे, ANE सफिक्स लगाएंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, है ना, बहुत ही सिंपल। तो ये हो गया आपका इथेन, और कौन सा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं अपन सैचुरेटेड में, अल्केन। अल्केन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। और एक एग्जांपल लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3 द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2 H2n+2। ओके, एंड अगेन वी आर गेटिंग द स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पे अपने को कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, सेकंड वाले बीच वाले कार्बन को देख लीजिए, क्या है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऊपर में एक आ जाएगा हाइड्रोजन और नीचे में एक हाइड्रोजन, और लास्ट इसको इनिशियल या तो फिर टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको आपके 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे ये भी कार्बन का बॉन्ड टोटली क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका CH3। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को C3H8। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 3 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स प्रोप लिखते हैं, और सिंगल है तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, ये NE लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अपने को इसका यदि ब्रांच स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ वी पुट द n इज इक्वल टू 4 देन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, CH3। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे कार्बन के ऊपर में अगर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या मिलेगा अपने को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट किए तो कितने मिलेंगे, H10, और काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने मिलेंगे, C4, तो क्या हो जाएगा C4H10। C4H10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ब्यूट, और सफिक्स में क्या लिखते हैं अपन, ANE, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 देन पेंटेन, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 दैट इज द हेक्सेन, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 दैट इज द सेप्टेन, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 8 दैट इज ऑक्टेन, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 9 दैट इज नोनेन, और लास्ट में यदि C10 मिलते तो अपन उसको क्या कहते हैं, डेकेन। ठीक है, और 12 यदि रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, डोडेकेन कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं अभी इसके बाद में, ये तो अपने को क्या मिली, स्ट्रेट चेन मिली। स्ट्रेट चेन में ही आपको मैं ब्रांच चेन का एक एग्जांपल बताता हूँ, ब्रांच चेन कैसे क्या, और उसको भी अपने को थोड़ा देखना है और उसको भी याद करके रखना है कि ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी कार्बन कंपाउंड का लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल C410 है, C4H10 है, दैट इज ब्यूटेन, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, कॉर्नर पे और बीच में क्या रहता है, कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो ये एग्जांपल किसका रहेगा, आपका ब्यूटेन का रहेगा। अभी ये जो चेन है वो कौन सी चेन है, ये भी स्ट्रेट ही चेन है, ब्रांच चेन नहीं हुई, तो इसको भी अपन ऐसे भी C4H10 को स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे कार्बन, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके,
इसको बीच वाले को 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लास्ट में 3। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट चेन का कौन सा मॉलिक्यूल, ब्यूटेन हो जाएगा। अभी देखते हैं अपन ब्रांच चेन देखते हैं। तो ब्रांच चेन के लिए सिंपल ही है, सिंपल स्केलेटन स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बन का। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे लिख लो कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर रहेगा। कौन सा कंपाउंड है आपका, ब्यूटेन C4H10। तो ये यहाँ पे होगी आपकी ब्रांच चेन। देन और एक एग्जांपल देखते हैं अपन साइक्लिक वाला, है ना। साइक्लिक मतलब अभी जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर देन 4 और 4, वी कैन इजीली ड्रॉ द साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेन। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी 3 बॉन्ड से, इसको भी 3 बॉन्ड से क्या कर दो, सेटिस्फाइड कर दो। ये तो 3 है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। मतलब अगेन वी आर गेटिंग अ ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ दैट ब्यूटेन। ओके, अभी इसके बाद में और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, साइक्लिक, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। ब्रांच चेंज पता चल गया आपको, मतलब वो क्या रहेगा, सिंपल जो कार्बन रहेगा, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन थी, कार्बन कार्बन के ऊपर में और एक चेन फॉर्म होगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कहते हैं। तो C4 C6 कितने भी मोर देन 4 नंबर से अपन कार्बन आइटम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। साइक्लिक, साइक्लिक के लिए देखिए, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ा हेक्सागोन निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका अभी स्ट्रेट चेन वाला कार्बन था, अगेन ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन, इट फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड शुड बी कनेक्टेड। मतलब जो कार्बन का फर्स्ट एंड रहेगा और लास्ट एंड रहेगा, यदि वो कनेक्ट हो जाता तो अपने को साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। कॉर्नर पे हमेशा आपको याद रखना है कि क्या लेना है, C लेना है। ठीक है, तो कार्बन पे C ले लिया, फिर इसको सेटिस्फाइड करना है। ओके, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया ये आपका, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन कार्बन कार्बन में देख सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड है। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 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 CH2, मतलब क्या मिलेगा अपने को, C6H2, और इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन। यदि स्ट्रेट चेन में मिलेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, C6H14, लेकिन साइक्लिक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो, मतलब रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन देख लिया आपने, ब्रांच चेन देख लिया, और एक बार फिर से पूरे के पूरे जितने भी टाइप्स के एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बता देता, और उसका भी स्ट्रक्चर अपन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि आपका अंश, क्योंकि ये अपन देख रहे हो कौन सा देख रहे हैं, टोटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड को भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी अपने को ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। मान लो कि आपका पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, तो पेंटेन के लिए क्या चाहिए आपको, पेंटागन चाहिए, मतलब 5 कॉर्नर ऑफ कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर में कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर में कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये क्या हो जाएगा, C5H10। लेकिन कौन से फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं अपन, साइक्लो, और पेंटेन है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ANE। तो ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ तक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अपन ने स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर देख लिया, साइक्लिक का भी स्ट्रक्चर देख लिया। अभी अनसैचुरेटेड में क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल अभी अपन ने देख लिए। अभी अपन चलते हैं ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग अ ऑल टाइप्स में भी सैचुरेटेड भी रहेगा और क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड भी रहेगा। तो ऑल टाइप्स में देखते हैं अपन सैचुरेटेड कौन से है और अनसैचुरेटेड कौन से, ओके। और उसकी स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है, वो अपन अभी एग्जांपल देखते हैं।
सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल ये देखा था, उनका थोड़ा सा डिफरेंस देखा था, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने एक चीज बोली थी, वो ये है कि जो भी डीएनए होता है, डीएनए को फॉर्मल डीएनए के रूप में हम लोग क्रोमोसोम को जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने बोला था कि जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि जो भी हमारा डीएनए है, ये डीएनए होता है कंडेंस एंड इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। और ये जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जाता है सेल डिवीजन में और वहां से होता है एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेल डिवीजन, तो इसके पहले आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी होता है। पहला मतलब होता है हमारा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मतलब क्या? सेल साइकिल, इस सेल साइकिल में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज की अगर साइकिल हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे होता है एक ही चीज का रिपीटेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कोई भी अगर सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल हम लोग पकड़ लेते हैं, इसमें है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर है हमारा डीएनए या फिर हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जब सेल है, ये सेल होती है डिवाइड, ठीक है। ये सेल क्या हो गई हमारी? डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या करती है, वो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये डॉटर सेल क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। साइज और शेप जो भी है इसका इंक्रीज हो जाता है और ये सेल हो जाती है एक तैयार, ठीक है। अब ये सेल क्या करती है, फिर से सेल डिवीजन के प्रोसेस में जाके खुद के डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये डॉटर सेल फिर से क्या होंगे, मैच्योर सेल फॉर्म करेंगे, वो करते हैं फिर से डॉटर सेल का फॉर्मेशन। और इस तरह से क्या होती है, एक सेल से इतने सारे सेल्स की साइकिल तैयार होती है। तो ये जो भी हम लोगों को रिपीटेशन दिख रहा है सेल डिवीजन में, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए में, इसे हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब ये जो भी सेल साइकिल है, सेल साइकिल में होती है कुछ फेजेस। तो वो फेजेस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फेजेस है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो इसमें दो मेन फेजेस होती हैं। पहली मतलब इंटरफेस, फर्स्ट वन इज इंटरफेस, सेकेंड वन इज एम फेज। सेकेंड वन इज व्हाट? एम फेज। तो जो इंटरफेस है और एम फेज है, इंटरफेस ये प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, क्योंकि इंटरफेस में क्या होता है, सेल खुद को प्रिपेयर करती है टू कंटिन्यू द सेल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरफेस में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि कुछ फेजेस से बोलेंगे, G1 फेज, नेक्स्ट वन इज S फेज एंड थर्ड वन इज G2 फेज, ठीक है। तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब G1 फेज मतलब क्या, S फेज मतलब क्या और G2 फेज मतलब क्या, ये पता होना जरूरी है। तो जो G1 फेज है, G1 फेज मतलब फर्स्ट गैप फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज हम लोग उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द सेल, फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी लगेगी हम लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये हुई हमारी G1 फेज, जिसे हम लोगों ने बोला है फर्स्ट ग्रोथ फेज। नेक्स्ट वन इज S फेज। तो S फेज मतलब क्या? S फेज मतलब सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज और सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक मतलब यहाँ पे कुछ तो भी बन रहा होगा, इसलिए उसको नाम क्या दिया है, सिंथेटिक फेज। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पे पूरी तरह से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, तो उसका पूरी तरह से रेप्लिकेशन हो जाता है। और अगर रेप्लिकेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल
रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एस फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट वन इज द G2 फेज। अब क्या है हमारी G2 फेज, इसका मतलब होता है ग्रोथ फेज 2। इस ग्रोथ फेज 2 में क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म, ग्रोथ फेज 2, ठीक है, इसमें सेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज एम फेज। जो एम फेज होती है, एम फेज मतलब माइटोटिक एंड मियोटिक, ऐसी फेज मतलब एम फेज, ओके। तो एम फेज को हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल्स, क्योंकि एम फेज इज द परफेक्ट सेल डिवीजन की फेज, इट इज द सेल डिवीजन की फेजेस, सेल डिवीजन फेज, ओके। अब हम देखेंगे कोई भी अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो उसमें सबसे पहले इंटरफेज आएगी, क्योंकि इंटरफेज क्या करती है, सेल को प्रिपेयर कर रही है, इसका मतलब वो रेडी कर रही है, तो इंटरफेज तो होनी ही वाली है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एम फेज। जैसे कि ये सारी चीजें हो गई है, अब एम फेज जो भी है, मतलब सेल डिवीजन की भी जो फेज है, या फिर सेल डिवीजन के हम लोग बोलेंगे टाइप्स, उसके दो टाइप्स हैं। पहला माइटोसिस, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। व्हाट सेकेंड फेज इज मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस मतलब ऐसी फेज सेल की, एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन, इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर वन मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल। यहाँ पे वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मदर सेल इज गेट डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन, वन सेल से टू डॉटर सेल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो भी फॉर्मेशन होता है, इसके दौरान क्या होता है, जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो हमने बोला है, ये जेनेटिक मटेरियल मदर में जितने अमाउंट में था उतनी ही अमाउंट में वो डॉटर सेल की तरफ जाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर द 46 क्रोमोसोम नंबर्स आर अवेलेबल, ओके। दिस 46 जो भी नंबर है, ये जब माइटोसिस फेज में अगर उसका डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, दो सेल फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन दो सेल में क्या होता है, 46 मतलब इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर सेल टू द डॉटर सेल। मतलब यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी रहेगा 46, और दूसरे वाले डॉटर सेल में जो भी नंबर है वो रहेगा हमारा 46, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम द मदर सेल टू देयर डॉटर सेल, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इसीलिए माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस टू डॉटर सेल फॉर्म, टू डॉटर सेल का फॉर्म, ओके, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल, क्या इक्वल जा रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली ट्रांसफर, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि माइटोसिस और मियोसिस, ये दो सेल डिवीजन की फेजेस है। तो माइटोसिस किस तरह के सेल में हो रहा होगा और मियोसिस किस तरह के सेल में हो रहा होगा, करेक्ट है। तो हमारे बॉडी में होती है टू टाइप्स की सेल्स। पहली सेल होती है सोमैटिक सेल, और दूसरी जो भी सेल होती है वो होती है जर्म सेल, दैट आर
जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल मतलब ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस ग्रोथ में वगैरह इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स मतलब सोमैटिक सेल जो रिप्रोडक्टिविटी में काम नहीं आते हैं। जर्म सेल मतलब ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। These germ cells are well known as the reproductive cells. Are well known as the reproductive cells. मतलब रिप्रोडक्शन में जो भी हेल्पफुल रहते हैं उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। फॉर एग्जाम्पल, इन द ह्यूमन बॉडी ओवम और द एग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल जर्म सेल, ओके। और मेल में होता है स्पर्म, तो जो स्पर्म है वो क्या होती है, जर्म सेल है जो करती है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। जर्म सेल इज इन फीमेल एग सेल एंड इन मेल इट्स ए स्पर्म सेल, ओके। तो ये हुआ जर्म सेल और सोमैटिक सेल के बारे में। तो हम लोग ये तो देख रहे थे कि माइटोसिस और किस तरह के सेल में डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन किस तरह के सेल में होता है। तो ये होता है सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल में होता है माइटोटिक डिवीजन, मतलब जिस किसी भी सोमैटिक सेल में माइटोसिस होगा वहां पे एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा जिनका जेनेटिक मटेरियल एज सेम टू देयर मदर सेल रहेगा, ओके। अब जो भी मियोसिस है, सॉरी माइटोसिस है, माइटोसिस और मियोसिस ये जाता है 2 इक्वल फेजेस में, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस जाते हैं 2 इक्वल फेजेस में। वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या ये देखिए। जो भी कैरियोकाइनेसिस है इसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस नथिंग बट द न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म का जो भी डिवीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और जब कैरियोकाइनेसिस की स्टेप पूरी हो जाती है तो वहां पे शुरू होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म हम लोगों को पोजीशन पता है, कल ही हम लोगों ने देखा था कि सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है। सेल का साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। किस तरह से होता है डिवीजन, इस तरह से जो भी डिवीजन रहेगा वो होता है साइटोकाइनेसिस में, तो उसे हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस जो भी है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो रहा होता है। तो कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 मेन फेजेस। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या हो रही है, ये सारी स्टेजेस हो रही है एज फॉर व्हाट, फॉर द न्यूक्लियर डिवीजन। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में न्यूक्लियर सेल डिवीजन किस तरह से होता है। तो जो भी प्रोफेज है इसमें सेल का जो भी क्रोमोसोम्स अंदर में प्रेजेंट है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्दर डिवाइड होने में स्टार्ट करता है। तो प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू द 2 फेजेस। फर्स्ट वन इज अर्ली प्रोफेज, देन लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या है, जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल है, और नेक्स्ट लेट प्रोफेज में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक वेल शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज लेट प्रोफेज। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है और न्यूक्लियोलस भी कंटिन्यूअस है, जबकि
लेग प्रोफेज में हम लोगों को दिखता है कि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है। डॉटेड लाइन शोज दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डिसअपियर। सेम विद द न्यूक्लियोलस, लेग प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने वाला है। यहाँ पे डिसअपियर होगा तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों को दिखेगा क्या, वो नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट मेटाफेज, मेटा मीन्स मिडल, मेटा मीन्स व्हाट, मिडल, एंड फेज इज द प्रोसेस। तो मेटा मीन्स मिडल, तो यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है वो सारे क्रोमोसोम अभी मिडल मतलब इक्वेटर लाइन पे आने चाहिए। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम बीच में आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर की पोजीशन में है। तो ये हुआ क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटर जो आते हैं मेटाफेज में। नेक्स्ट वन इज द एनाफेज। एनाफेज में क्या दिख रहा है, जो भी मिडल साइज में, मिडल शेप में क्या था हमारे क्रोमोसोम्स थे वो अब अलग अलग पोल्स की तरफ जा रहे हैं, आधे आधे डिवाइड हो चुके हैं। इस तरह का हमारा क्या था, क्रोमोसोम था, इसको अगर बीच में से हम लोग कट कर दे तो क्या हो रहा है, इसके 2 आर्म्स अलग हो रहे हैं, दूसरे के 2 आर्म्स अलग हो रहे हैं। तो इसके 2 आर्म्स एक पोल की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे के 2 आर्म्स दूसरी पोल की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट द एनाफेज। नेक्स्ट वन इज द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो भी पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं उस पोलर रीजन की तरफ ही वो क्या करते हैं, खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, खुद का सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है जो यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल लेग प्रोफेज में डिसअपियर हो रहा है वही क्या हो रहा है, टीलोफेज में रीअपियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक न्यूक्लियस से 2 यहाँ जेनेटिक मटेरियल ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द 2 इक्वल डॉटर सेल्स। तो अब यहाँ पे हो गई जेनेटिक मटेरियल की पूरी प्रोसीजर। अब जो प्रोसेस आएगी वो आएगी साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट हैपेंस इन द साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म भी अभी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो किस तरह से आएगी ये फेज, साइटोप्लाज्म को अगर मैं डिवाइड कर रही तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोजेक्शन बढ़ते जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। तो दिस इज द डॉटर सेल। यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ, प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, जब वहां पे साइटोकाइनेसिस हुआ, मतलब जब वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तब यहाँ पे माइटोसिस की जो भी स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वाला जो है मतलब मियोसिस। मियोसिस में इसके अपोजिट होता है, मियोसिस में 2 डॉटर सेल्स, माइटोसिस में जैसे 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रही है वैसे ही मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में होते हैं 4 सेल्स का फॉर्मेशन, उसके बाद उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं वो देखिए। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि क्रोमोसोम का सेम नंबर डॉटर सेल में जा रहा था मदर सेल से, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये सेल है इसका 46 क्रोमोसोम है तो इससे क्या हो रहा है, 4 डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये है 4 डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो वो 46 क्रोमोसोम हाफ रेट में चारों सेल्स में जा रहे हैं, मतलब इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23 एंड इसमें भी 23। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हुआ है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल मियोसिस जो भी है वो होती है इन द germ cells. Meiosis is performed in the germ cell. अब जैसे कि हम लोगों ने देखा है माइटोसिस में होती है, माइटोसिस में जो भी हमारा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस है वो एट ए टाइम हो रहे हैं, तो मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू द 2 स्टेप्स।
1 एंड मियोसिस 2। तो इसमें से मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, मियोसिस 2 में रहेगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इसमें जो भी रहेगा वो एज सच दिस डायग्राम्स रहेगा। और यहाँ पे हम लोग माइटोसिस और मियोसिस मतलब सेल डिवीजन का जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसकी जो भी प्रोसेसेस रहेंगी मतलब जो भी मेटाफेज मियोसिस वगैरह है ये हम लोग 11th के चैप्टर में देखेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म होता है। ओके, थैंक यू। मागच्या लेक्चरमध्ये आपण निबंध लेखन बघितलेलं होतं। निबंध लेखनामध्ये तुम्हाला निबंध लेखनाचे प्रकार पण दिलेले होते। त्यानंतर निबंध लेखन कसं लिहायचं असतो तेही तुम्हाला सांगितलेलं होतं। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे स्वमत, कथालेखन, प्रसंग लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन आणि माहितीपत्र। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत स्वमत। स्वमत, स्व प्लस मत, स्वतःचं मत व्यक्त करणं। 10वीला पण होतं तुम्हाला स्वतःचं मत व्यक्त करणं। स्वमत म्हणजे काय असतं, एक परिचय दिलेला असतो, एक पॅराग्राफ दिलेला असतो। त्या पॅराग्राफच्या खाली तुम्हाला क्वेश्चन असतो आणि त्या क्वेश्चनच्या आधारावर तुम्हाला म्हटलेलं असतं की स्वतःचं मत व्यक्त करा। जसं पॅराग्राफ मध्ये असेल की गणू डॉक्टर झाला तर त्याच्यासाठी ते भविष्यासाठी चांगलं असेल का, तुमचं स्वतःचं मत लिहा। तर त्यावेळेला तुम्ही स्वतःच्या मताद्वारे पॅराग्राफचा आधार घेऊन तुम्ही लिहू शकता की त्याने जर असं केलं तर त्याच्या त्या भविष्यासाठी चांगलं असेल, त्याने नाही तो डॉक्टर बनला तर त्याच्या भविष्याला त्याचा त्रास होईल का, असा म्हणून त्याला त्रास होईल, सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्वमतमध्ये टाकू शकता। यानंतरच आपल्याला पाहिजे आहे कथालेखन। 10वीला तुम्हाला कथालेखन होतं, ज्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं होतं की कथालेखन करा, पॉईंट दिलेले असतात, पॉईंटच्या आधारावर तुम्हाला कथालेखन करावं लागतं। तर कथालेखन करत असताना कथेला शीर्षक पण द्यायचं असतं, शीर्षक म्हणजे हेडिंग होतं। कथालेखनामध्ये तुम्हाला 10-12 पॉईंट दिले असतात, स्टार्ट दिलेलं असतं आणि एकदम शेवट दिलेला असतो। त्या पॉईंटला धरून तुम्हाला एक स्टोरी तयार करायची असते, म्हणजे तुम्हाला 10वीला पण होतं तेच तुम्हाला यावर्षी 11वीला पण आहे। त्यानंतरचा पॉईंट आपला प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखनामध्ये काय असतं, एखादा घडलेला प्रसंग तुम्हाला लिहायचा असतो। आता लिहायचं असतं म्हणजे काय, जसं तुम्हाला 10वीमध्ये होतं एक चित्र काढलेलं असतं, जसं एक झाडाचं चित्र दिलेलं आहे आणि त्या झाडावरती घाव घालताना एखादा व्यक्ती तुम्हाला दाखवत आहे, म्हणजे कुऱ्हाडीने घाव घालताना म्हणजे त्याला तोडताना, आणि मग तुम्हाला दिलेलं असतं की प्रसंग बघा आणि त्याचं लेखन करा, मग तुम्ही ते लेखन केलेलं असतं। तसंच यावर्षी पण तुम्हाला दिलेलं असेल, एक विषय दिलेला असेल, एक चित्र दिलेलं असेल, त्या आधारावर तुम्हाला प्रसंगाचं लेखन करायचं। जे तुम्हाला 10वीला होतं तेच तुम्हाला 11वीला पण आहे। दिलेल्या विषयाला धरायचं, त्याला धरून तो प्रसंग पाहायचा चिकित्सक दृष्टीने आणि पाहून झाल्यानंतर त्याला लिहायचं। आता यामध्ये कसं असते, दिलेली घटना असते, ती घटना खरंच तशी घडलेली आहे का, त्या प्रसंगाला पुरेपूर तशी तसं तुम्हाला मांडायचं असतं लेखनाच्या स्वरूपामध्ये, त्याला प्रसंग लेखन असं म्हटलेलं आहे। यानंतरचा तुम्हाला पॉईंट दिलेला आहे बातमी लेखन। बातमी म्हणजे न्यूजपेपरला तुम्ही न्यूज ऐकलेली असते, त्या न्यूजला तुम्हाला काय करायचं आहे, लिहायचं आहे। न्यूजला पण शीर्षक असते, तुम्हाला माहिती असेल, कथेला शीर्षक असते, न्यूजला पण शीर्षक असते, ते तुम्हाला स्वतः द्यायचं असतं। पॉईंट दिलेले असतील तुम्हाला, एकाकडे एक असे भरपूर सारे पॉईंट दिलेले असेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय न्यूज तयार करा असं, किंवा असं पण असतं एक विषय दिलेला असतो तुम्हाला आणि विषयाच्या
26 जानेवारीचा सोहळा तुमच्या कॉलेजमध्ये कसा परिपूर्णत्वास गेलेला आहे, कसा पूर्ण झालेला आहे, त्यावरती बातमी तयार करा म्हणून तुम्हाला करता यायला पाहिजे. त्यानंतरचा शेवटचा पॉईंट आपला आहे जाहिरात लेखन, ज्याला इंग्लिशमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणतात. बातमीचं लेखन करणे ज्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय? ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे एखाद्या मालाची विक्री करायची असेल तर त्या मालाची माहिती दिलेली असते. सपोज तुम्हाला फेअरनेस क्रीमची विक्री करायची आहे, तर ती फेअरनेस क्रीम कशी आहे, कशापासून तयार झालेली आहे, किती दिवसामध्ये त्यापासून गोरापणा येतो, ती कशी वापरायची, या सगळ्या गोष्टीची माहिती कशामध्ये दिलेली असते, जाहिरातीमध्ये दिलेली असते. आता त्याचे चांगले गुण या जाहिरातीमध्ये दर्शवले जातात, वाईट गुणांना दर्शवल्या जात नाही. चांगले गुण तुमच्यासमोर मांडले जातात. आता याला तुम्ही 10वीमध्ये गेलेला आहे, याला जाहिरात लेखन म्हणतात. तुम्ही 10वीमध्ये गेलेले आहे, जाहिरात पण तयार केलेली आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला माहितीपत्रक, जाहिरात लेखनालाच काय म्हणतात, माहितीपत्रक असं म्हणतात. आता हे माहितीपत्रक जे असतं ते जाहिरातीसारखंच असतं. जसं तुम्हाला आलं की कपड्याच्या दालनावरती माहितीपत्रक तयार करा, तर तुम्हाला जाहिरातच तयार करायची. एखाद्या फेअरनेस क्रीमचं माहितीपत्रक तयार करा, तर तुम्हाला काय करायचे, जाहिरातच तयार करायची. आता जाहिरात तयार करते की कसं तुम्हाला माहिती आहे, स्क्वेअर आपण घेतो, स्क्वेअरमध्ये छान बढिया अक्षरामध्ये आपण शीर्षक देतो त्याला, नंतर हळूहळू घोषवाक्य वगैरे त्यामध्ये टाकतो, त्या गोष्टीची माहिती देतो, छोट्या छोट्या पॉईंटमध्ये देतो. शेवटी आपण दूरध्वनी क्रमांक आपला सोडतो, ईमेल ID पण आपण आपली देतो. या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये दिलेल्या असतात, जाहिरात लेखनामध्ये दिलेल्या असतात. जाहिरात लेखन आणि माहितीपत्रक एक असतं. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे जे आहे हे सगळे पॉईंट तुम्हाला 4 मार्कला येतात. किती मार्कला येतात, 4 मार्कला येतात. 4 पैकी आपल्याला 3.5 3 मार्क आरामात होऊन जातात, कारण सगळे जनरल टॉपिक असतात. आणि कसं आहे, तुम्ही एकदा जरी हे मराठीचं वाचलं ना तरी पण तुमच्या लक्षात येऊन जातं, जास्त वेळ लागत नाही. जसं स्वमत म्हटलं, तुम्ही आरामात स्वतःचं मत ठरवून लिहू शकता. फक्त काय, तुम्हाला वाचन करण्याची गरज आहे. ठीक आहे, तुमच्या रायटिंगमध्ये चुका होत असेल, पॅरेग्राफमध्ये शब्द दिलेला असेल, ते पाहून आपल्याला लिहायचं असतं. म्हणजे हा पॉईंट जनरलच आहे ना, की स्वमत स्पष्ट करा, तर तुम्हाला स्वतःच मत लिहायचं, दुसरं काय करायचं, पॅरेग्राफ वाचून तुम्ही करू शकता. कथालेखन आधीपासून करत आलेले आहात, आधीपासून वाचत आलेले आहेत, तेही तुम्ही करू शकता. प्रसंग लेखनामध्ये थोडा त्रास जाईल, कारण याच्यामध्ये कशी असते, जी घटना घडलेली आहे ती सध्याच्या आधारावरती आपण पाहून, चिकित्सक दृष्टीने ती पाहून तिला आपल्याला काय करायचं असतं, लिहायचं असतं. त्यानंतर बातमी लेखन, एखाद्या घटनेची बातमी, कुठे एखादा कार्यक्रम कॉलेजमध्ये असेल त्याची बातमी तयार केली जाते. एखाद्या ठिकाणी एखादा मोठा सोहळा पार पाडला जात असेल त्याची बातमी तयार केली जात असेल, अशा अनेक गोष्टींना धरून बातम्या तयार केल्या जातात. यानंतरचा पॉईंट आपला जाहिरात लेखनाचा. जाहिरात लेखन आपला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, ॲडव्हर्टाइजमेंट. जी ॲडव्हर्टाइजमेंट तयार केली जाते मालाची विक्री होण्यासाठी. जसं उत्पादकाने एखादा माल तयार केलेला आहे आणि त्या मालाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जर त्याने जाहिरातच केली नाही, माहितीपत्रकच काढलं नाही, तर तुम्हाला काय माहिती की तो माल तयार झालेला आहे. सपोज बोर्नव्हिटा सगळ्यांना माहिती. आता बोर्नव्हिटा एखाद्या उत्पादकाने म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये तयार झालेला आहे, पण ते बाजारामध्ये आणण्यासाठी आणि आलं पण आहे, पण त्याची गुण आणि वैशिष्ट्ये लोकांना माहितीच नाही, तर लोक कसे काय खरेदी करतील. जोपर्यंत जाहिरात केली जात नाही, जोपर्यंत ॲडव्हर्टाइजमेंट तुमच्यासमोर प्रकाशित केली जात नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्या मालाचं महत्त्व कळत नाही. मालाचं महत्त्व कळून घेण्यासाठी मग जाहिरात असते आणि जाहिरातीलाच काय म्हणतात, त्यावर्षी काय म्हटलेलं आहे, त्याला माहितीपत्रक असं म्हटलेलं आहे. या पद्धतीने तुमच्यासमोर मी 5 पॉईंट आज दिलेले आहेत. 5 पॉईंट जनरल आहेत, 10वीला पण होते, 11वीला पण तेच आहे, आणि तुम्हाला त्याच गोष्टीला बघायचं आहे, ठरवायचं आहे की ते कशा पद्धतीने तुम्हाला मांडायचे. आता हे जे झाले आपले हे सगळे जनरल टॉपिक आहे. यानंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण व्याकरणाचा भाग घेणार. आता मला माहिती आहे की जनरल टॉपिक हे जे आहे त्यामध्ये तुम्ही सगळं करू शकता, कारण हेच टॉपिक तुम्हाला यावर्षी 11वीला पण असते आणि हे सगळे 4 मार्कला येतात. याला तुम्हाला मांडायला जास्त वेळ लागणार नाही किंवा जास्त जड पण जाणार नाही, कारण ते सोपी वाटतं, कारण ते तुम्ही 10वीत केले. यानंतरच्या लेक्चरमध्ये जेव्हा आपलं समोरचं लेक्चर आहे त्या लेक्चरमध्ये आपल्याला व्याकरणाचा भाग पाहायचा. आता व्याकरणाच्या भागामध्ये तुम्हाला माहिती असेल, तुम्हाला वाक्यांचे प्रकार वगैरे दिलेले आहेत. मी आज तुम्हाला सांगून देते की उद्याला आपण काय पाहणार आहोत, कारण ते वाक्याचे प्रकार जे आहेत ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आहेत. जसं तुमच्या इंग्लिश ग्रामरमध्ये पण ते वाक्यांचे प्रकार तुम्हाला